जुले बच्चों, आप सबका स्वागत है आज की इस हिंदी कक्षा में। आज हम लोग कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक किशोर भारती में से अंतिम जो इसका पाठ है, ये कविता है, ये कविता करेंगे। तो जो आज हम कविता करने जा रहे हैं, उस कविता का शीर्षक है हिमालय और हम, और इस कविता के कवि हैं श्री गोपाल सिंह नेपाली जी। तो बच्चों, पहले मैं आपके लिए कविता पढ़ देती हूँ, उसके बाद फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। तो कविता इस प्रकार है, हिमालय और हम। कवि हैं गोपाल सिंह नेपाली जी। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है, इतनी ऊंची इसकी चोटी की सकल धरती का ताज यही, पर्वत पहाड़ से भरी धरा पर केवल पर्वत राज यही। अंबर में सिर पताल चरण, मन इसका गंगा का बचपन, तन वरण वरण मुख निरावरण। इसकी छाया में जो भी है वह मस्तक नहीं झुकाता है, गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। अरुणोदय की पहली लाली इसको ही चूम निखर जाती, फिर संध्या की अंतिम लाली इस पर ही बिखर जाती। इन शिखरों की माया ऐसी, जैसा प्रभात संध्या वैसी, अमरों को फिर चिंता कैसी। इस धरती का हर लाल खुशी से उदय अपनाता है, गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। हर संध्या को इसकी छाया सागर सी लंबी होती है, हर सुबह वही फिर गंगा की चादर सी लंबी होती है। इसकी छाया में रंग गहरा है, देश हरा प्रदेश हरा, हर मौसम है संदेश भरा, इसका पद तल छूने वाला वेदों की गाथा गाता है, गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। जैसा यह अटल अडिग अविचल, वैसे ही है भारतवासी, है अमर हिमालय धरती पर तो भारतवासी अविनाशी। कोई क्या हमको ललकारे, हम कभी ना हिंसा से हारे, दुख देकर हमको क्या मारे। गंगा का जल जो भी पी ले वह दुख में भी मुस्काता है, गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। टकराते हैं इससे बादल तो खुद पानी हो जाते हैं, तूफान चले आते हैं तो ठोकर खाकर सो जाते हैं। जब जब जनता को विपदा दी, तब तब निकले लाखों गांधी, तलवारों सी टूटी आंधी, इसकी परछाई में तूफान चिरागों से शर्माता है, गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है, गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। तो बच्चों, जो आज की ये कविता है हिमालय और हम, इसके जो कवि हैं गोपाल सिंह नेपाली जी, उन्होंने इस कविता में हिमालय, जो हमारा जो यहाँ पे लद्दाख के हमारे आसपास हिमालय पर्वत हैं, तो इसके बारे में उन्होंने बात की है। इस कविता में उन्होंने हिमालय की विशेषताओं का वर्णन किया है और ये बताया है कि हिमालय का भारतवासियों के साथ किस प्रकार का संबंध है। तो इसमें हिमालय और भारतवासियों के संबंध का वर्णन और साथ में हिमालय की कुछ विशेषताओं का वर्णन जो कवि ने बहुत ही सुंदर और बहुत ही सरल शब्दों में किया है। तो चलिए हम लोग कविता को पढ़ते हैं, इसके अर्थों को समझने का हम प्रयास करते हैं। और बच्चों, साथ में जो इसके कठिन शब्द हैं उनके लिए भी मैंने एक चार्ट बना दिया है। तो हम जब कविता को जब इसका अर्थ जानना शुरू करेंगे, तो बीच बीच में जो कठिन शब्द आते हैं हम उनके अर्थ भी देखते जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं कविता को। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। तो यहाँ कवि क्या कह रहे हैं, गिरिराज, गिरि का अर्थ होता है पर्वत, राज का अर्थ होता है राजा, अर्थात गिरिराज का अर्थ हुआ पर्वतों का राजा। जो पर्वत है उनका जो राजा है वो किसको कहा गया है, हिमालय को कहा गया है पर्वतों का राजा। कवि कहते हैं गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है, इसका एक बहुत ही अटूट संबंध है, किससे, भारत से।
हिमालय पर्वत का भारतवासियों से, भारत देश से एक बहुत ही अटूट संबंध है। इसकी इतनी ऊंची इसकी चोटी की सकल धरती का ताज यही। सकल का अर्थ होता है पूरी। यहाँ कहीं मैंने, हाँ यहाँ पे लिखा है मैंने सारी, पूरी। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि ये बहुत ही जो हिमालय पर्वत है इसकी चोटियां बहुत ही क्या है, ऊंची हैं, और ऐसा लगता है जैसे पूरी धरती का ये एक प्रकार से क्या है, ताज है, मुकुट है। एक प्रकार से मुकुट की तरह प्रतीत होता है। किसका मुकुट? धरती का मुकुट। पर्वत पहाड़ से भरी धरा पर केवल पर्वतराज यही। धरा का अर्थ होता है धरती। तो कवि कहते हैं, गोपाल सिंह नेपाली जी कहते हैं कि ये हमारी जो धरती है, पृथ्वी है, इस पर नाना प्रकार के पहाड़ है, पर्वत है, बहुत बड़े बड़े पहाड़ पर्वत भी हैं, लेकिन सबका पर्वतराज, पर्वतों का राजा कौन है? इस धरती के पर्वतों का राजा तो ये केवल हिमालय ही है। अंबर में सिर पाताल चरण। अंबर कहते हैं बच्चों नभ को, आकाश को, ठीक है। तो कवि कहते हैं, लगता है जब हम ऊपर देखते हैं तो हमें लगता है कि हिमालय की जो चोटियां हैं वो अंबर को छू रही हैं, अर्थात नभ को छू रही हैं। तो कहते हैं अंबर में सिर, ये हमारा जो पर्वत है हिमालय, ये इतना बड़ा है कि इसका सिर जो है वो कहाँ है? आसमान में है, अंबर में है। पाताल चरण, चरण पैर को कहते हैं, और कहते हैं कि इसके जो पैर हैं, इसके जो पैरों की तरफ है वो पाताल में धंसे हुए हैं। कहने का अर्थ है कि हिमालय इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि आकाश से लेकर पाताल तक इसकी ऊंचाई है। मन इसका गंगा का बचपन। यहाँ कवि कहते हैं कि जो हिमालय है उसका मन गंगा का बचपन है, क्योंकि हमें पता है कि जो नदियां हैं अधिकतर हिमालय में से निकलती हैं, और जब वे निकलती हैं तो उसको कवि ने एक तरह से नदियों का बचपन कहा है, जहां से उनकी शुरुआत होती है। तो कवि कहते हैं कि इसका मन जो है वो गंगा की तरह पवित्र है, पावन है। तन वरण वरण मुख निरावरण। कहते हैं इसका तन जो है, अर्थात इसका शरीर, वो वरण वरण अर्थात अलग अलग, अनेक रंगों का, बहुत से रंगों का, इसका शरीर जो है बहुत से रंगों का है, और इसका मुख जो है वो निरावरण है, अर्थात खुला हुआ है। तो इसका मुख खुला हुआ है और इसका शरीर बहुत से रंगों का है। कहने का मतलब है कि हिमालय पर्वत पर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, वनस्पतियां, फूल, जड़ी बूटियां, पता नहीं क्या क्या है, जिनके कारण इसका जो रंग है वो भिन्न भिन्न दिखता है, बहुत से रंगों में। अर्थात जो हिमालय पर्वत है वो क्या है, बहुत ही समृद्ध है। वहां पर जल संसाधन का साधन अच्छा है, वहां पे वनस्पति बहुत ज्यादा है, पेड़ पौधे हैं। तो कहने का अर्थ है कि पर्वत, ये हिमालय जो है उस पर बहुत हरियाली और उस पर अलग अलग तरह के हमें पेड़ पौधे और वनस्पतियां उगी मिल जाती हैं। इसकी छाया में जो भी है वह मस्तक नहीं झुकाता है। अब यहाँ पे कवि कहते हैं मस्तक, मस्तक का अर्थ होता है सिर को, माथे को कहते हैं। तो कहते हैं कि इसकी छाया में जो भी है, अर्थात हम भारतवासी हिमालय की छाया में है, और इसी की तरह जिस तरह हिमालय अडिग है, अचल है, हिलता नहीं, स्थिर रहता है, किसी के सामने सर नहीं झुकाता, उसी प्रकार इसकी छाया में जो रहता है, अर्थात हम भारतवासी भी किसी के आगे डर के अपना मस्तक झुकाते नहीं हैं। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है, और इसी प्रकार का नाता हमारा इस हिमालय से है। एक बहुत ही अटूट बंधन हमारा हिमालय से है। अगली पंक्तियां है, अरुणोदय की पहली लाली इसको ही चूम निखर जाती, फिर संध्या की अंतिम लाली इस पर ही बिखर जाती। अरुण का अर्थ होता है सूरज, सूरज को कहते हैं। अरुणोदय मीन्स का अर्थ होता है कि सूरज उगना। तो सुबह बच्चों आप लोगों ने देखा होगा, जब सूरज उगता है तो उसकी जो पहली किरण है वो सबसे पहले पर्वतों पे पड़ती है, पहाड़ पर, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि सुबह जब सूरज उगने वाला होता है तो उसकी लाली जो है, पहली लाली पहाड़ों पर पड़ती है।
इसलिए कवि कहते हैं कि इसको ही चूम निखर जाती। तो वहां पे जो बर्फ है उस पर जब ये रोशनी पड़ती है, पहली किरण पड़ती है, तो उसकी तो सुंदरता ही एकदम क्या हो जाती है, निखर जाती है। फिर संध्या की अंतिम लाली इस पर ही बिखर जाती। संध्या का अर्थ है शाम को, और शाम को क्या होता है, आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो देखिएगा कि जब सूरज डूबता है तो मैदान से धीरे 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 हम देखते हैं कि सूरज जो है पहाड़ के पीछे डूबता है कि नहीं। तो सबसे जो अंतिम जो किरण है वो पहाड़ों पर ही पड़ती है। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि फिर संध्या की अंतिम लाली इस पर ही बिखर जाती, और अंतिम जो लाली है सूर्य की वो यहाँ पे पड़ के वो फिर क्या हो जाती है, बिखर जाती है। उसके बाद संध्या हो जाती है। इन शिखरों की माया ऐसी जैसी प्रभात संध्या वैसी। कहते हैं, कवि कहते हैं, गोपाल सिंह जी कहते हैं कि इन शिखरों की, शिखर तो इन्हीं पर्वतों को कहा गया है, कहते हैं इसकी माया एकदम अद्भुत है, अलौकिक शक्ति है इसमें, कि जैसा यहाँ पे प्रभात है, प्रभात का अर्थ होता है सुबह, वैसी ही यहाँ की संध्या भी होती है, उसी प्रकार की यहाँ की शाम भी होती है। अमरों को फिर चिंता कैसी। वे कहते हैं कि जो अमर हैं अर्थात जो देवी देवता हैं उनको हमारी कोई चिंता ही नहीं है, हमारी कोई फिक्र ही नहीं है, क्योंकि हमारा रक्षक जो है वो कौन है, हिमालय है। इस धरती का हर लाल खुशी से उदय अस्त अपनाता है। कहते हैं इस धरती का लाल अर्थात हम लोगों को कहा गया है, भारतवासियों को कहा गया है उदय अस्त। उदय का मतलब होता है सुबह जब सूरज निकलता है, अस्त का अर्थ होता है जब शाम को सूरज डूबता है। तो कहते हैं कि जिस प्रकार इस धरती पर यहाँ की प्रातः, यहाँ की संध्या एक जैसी होती है, वैसे ही यहाँ के लाल अर्थात भारतवासी जो भी दुख हो, जो भी मुसीबत हो, जो भी दुविधा आए, इस पर्वत की तरह हम लोग भी उसको बहुत खुशी खुशी क्या करते हैं, अपनाते हैं। चाहे वो खुशी की बात हो या दुख की बात हो, हम लोग उसे एक ही क्या कहते हैं हिम्मत से, एक ही तरह से उसको अपनाते हैं। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है, और ये हमारा जो बंधन है हिमालय के साथ एक बहुत ही अटूट बंधन है। इसकी तरह हम भी बनने की कोशिश करते हैं। जिस तरह ये अचल अडिग खड़ा है, हम भी भारतवासी भी प्रयास करते हैं कि हम भी अडिग और अचल रहे। हर संध्या को इसकी छाया सागर सी लंबी होती है, हर सुबह वही फिर गंगा की चादर सी लंबी होती है। संध्या का अर्थ फिर से शाम, और सुबह तो हमें पता है कि मॉर्निंग को कहते हैं, है ना, प्रातः काल को। तो कवि कहते हैं कि जैसे बच्चों आपने देखा होगा कि जब सुबह सूरज निकलता है तो हमारी परछाई बहुत क्या होती है, लंबी होती है कि नहीं। और जब शाम होती है, जब सूरज डूबने वाला होता है, तो देखना है कि आपकी परछाई फिर से लंबी होगी। और सुबह और शाम जिस प्रकार हमारी परछाई लंबी होती है, उसी प्रकार ये जो हमारा पर्वत है, हिमालय पर्वत, इसकी संध्या शाम को इसकी परछाई इतनी लंबी होती है, लगता है कि सागर बिछा हुआ है। सागर की भांति, जैसे सागर बहुत बड़ा होता है, उसी की भांति हिमालय की परछाई भी बहुत ही लंबी नजर आती है। उसी तरह सुबह अगर देखा जाए तो सुबह ये गंगा की चादर की तरह, जिस तरह गंगा नदी बहुत लंबी है, उसी प्रकार इसकी परछाई सुबह भी बहुत लंबी होती है। इसकी छाया में रंग गहरा है, हरा है देश हरा प्रदेश हरा। इसकी छाया में अर्थात जहां पहाड़ है उसके नीचे जो मैदान है, विस्तृत मैदान है, वहां पे बहुत ज्यादा हरियाली है, वहां पे बहुत नाना प्रकार के वनस्पति उगे हुए हैं, जिस कारण वहां पे पूरी की पूरी हरियाली फैली हुई है। प्रदेश बहुत ही हरा भरा है, हर मौसम है संदेश भरा। कहने का अर्थ है यहाँ पे जो भी मौसम आता है, गर्मी हो गई, सर्दी हो गई, बरसात का मौसम हो गया, या वसंत हो गया, या पतझड़ हो गया, हर मौसम अपने साथ हमारे लिए कोई ना कोई अच्छा संदेश लेकर ही आता है।
इसका पद तल छूने वाला वेदों की गाथा गाता है। पद तल होता है, पद पैरों को कहते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि वेदों की रचना यहीं पर हुई थी। कहा जाता है कि हिमालय के आसपास ही वेदों की रचना हुई थी, इसलिए इसके पद तल छूने वाला जो भी हिमालय के आसपास पहुंच जाता है वह वेदों की गाथा गाता है। तो वो फिर अपने हमारे जो बहुत ही हिंदुओं के उसमें आते हैं वेद, जिनका बहुत महत्व है, कहा जाता है कि हाँ, फिर वे बहुत ही आभारी होते हैं और इन वेदों का वे गुणगान करते हैं। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। तो बच्चों, इस प्रकार से एक बहुत ही अटूट रिश्ता, एक बहुत ही अटूट नाता हमारा हिमालय से है। आगे की पंक्तियां हैं, जैसा यह अटल अडिग अविचल वैसे ही है भारतवासी, है अमर हिमालय धरती पर तो भारतवासी अविनाशी। अर्थात जैसे यह अटल है, इसको कोई हिला नहीं सकता, ये कभी इधर उधर नहीं होता, स्थिर है। और कहते हैं इसी प्रकार भारतवासी भी बहुत ही सुदृढ़ और बहुत ही अपने इरादे के पक्के होते हैं। है अमर हिमालय धरती पर तो भारतवासी अविनाशी। तो कहते हैं जिस प्रकार हिमालय जो है धरती पर एक अमर है, यानी कभी मर नहीं सकता, कहते हैं उसी तरह भारतवासी भी क्या है, उनका कोई नाश नहीं कर सकता, वे अविनाशी हैं। अविनाशी का अर्थ होता है जिसका कोई नाश ना कर सके या ना हिलने जुलने वाला, जो इधर उधर नहीं होता, उसको अविनाशी कहते हैं। कोई क्या हमको ललकारे, हम कभी ना हिंसा से हारे। तो यहाँ पे जो है कोई क्या हमको ललकारे, ये बाहरी जो ताकतें हैं उनके बारे में बात की गई है। जो हमारे बाहरी ताकतें हैं, हम बहुत सालों तक हम पराधीन रहे, हम अब दूसरों ने हम पे राज किया बहुत सालों तक, लेकिन फिर भी कभी ना हिंसा से हारे। उन्होंने हमारे पे बहुत ही हमें यातनाएं दी, पीड़ाएं दी, लेकिन उनकी हिंसा से हम कभी डरे नहीं। उनकी यातनाएं हमने सही है, बहुत ही हिम्मत से सही है, हम कभी डरे नहीं। दुख देकर हमको क्या मारे, कहते हैं कि कोई हमें दुख देकर क्या मार सकता है, कोई भारतवासियों को क्या मार सकता है, क्योंकि हमारे जो इरादे हैं एकदम पक्के हैं, एकदम निश्चित हैं। गंगा का जल जो भी पी ले वह दुख में भी मुस्काता है। कहता है ये गंगा रूपी, जो गंगा का जल है, अमृत रूपी जो जल है, जो इस जल को पी ले उसको फिर उसको दुख भी आ जाए तो वो दुखों को बहुत मुस्काता मुस्काता हंसी खुशी से उसको सहन कर जाता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। तो हिमालय से हमने यही सीखा है कि धैर्य रखो, दृढ़ता से आगे बढ़ो, लड़ो। टकराते हैं इससे बादल तो खुद पानी हो जाते हैं, तूफान चले आते हैं तो ठोकर खाकर सो जाते हैं। तो यहाँ कवि कहते हैं कि जो बादल आते हैं, जब वे हिमालय पर पहुंचते हैं तो वहां पे वे क्या करते हैं, बारिश करनी शुरू कर देते हैं, वहां पे वे बरसना शुरू कर देते हैं, खुद पानी हो जाते हैं। अर्थात वे वहां पे बरसना शुरू कर देते हैं, वे हिमालय को पार ही नहीं कर पाते। तूफान चले आते हैं तो ठोकर खाकर सो जाते हैं। कहते हैं जब बाहर की तरफ से हमारे देश की तरफ तूफान आते हैं तो वे तूफान भी हिमालय से टकराकर वहीं से वापस चले जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते। जब जब जनता को विपदा दी तब तक निकले लाखों गांधी। विपदा यानी मुसीबत। तो कहते हैं जब भी भारतवासियों पे मुसीबत आई, बाहरी जब भी शक्तियों ने हम पर कोई आक्रमण किया, हमेशा कोई ना कोई गांधी निकलता है और हमें इस विपदा से बाहर निकालता है, अपनी हिम्मत दिखाता है और उसकी हिम्मत से हम लोग जो विपदा है, मुसीबत है, उसको पार कर जाते हैं। तलवारों से टूटी आंधी। तो कहते हैं कि जो तलवारें हैं वे इस प्रकार चलती हैं जिस प्रकार की आंधी टूट पड़ी हो।
तो कहते हैं कि भारतवासी किसी से डरते नहीं हैं, हम कभी किसी से डरे नहीं हैं और ना ही डरेंगे। और अगर कोई बाहरी ताकत हमारे पर आक्रमण करती भी है तो हम गांधी की बनकर उसका मुकाबला करेंगे, अहिंसा से मुकाबला करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, परंतु हम कभी किसी से डरेंगे नहीं। इसकी परछाई में तूफान चिरागों से शर्माता है, गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। कहते हैं अगर तूफान भी आए तो अगर तूफान आता भी है, मुसीबत आती भी है, तो वो इससे हिमालय से टकरा कर क्या हो जाता है, चिरागों से शर्माता है। वो एकदम जैसे शर्मा जाना, हाँ, उसको शर्म आ जाना। तो कहते हैं अगर मुसीबत भी आए तो वो आगे नहीं बढ़ सकती, मुसीबत जो है इससे टकराकर वापस चली जाती है या फिर वो खत्म ही हो जाती है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ इस प्रकार का बहुत ही अटूट नाता है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की कविता हिमालय और हम। तो इस कविता में कवि गोपाल सिंह नेपाली जी ने बहुत ही सुंदर और सरल शब्दों में वर्णन किया है हिमालय का, उसकी विशेषताएं बताई हैं और ये बताया है कि जिस प्रकार हिमालय दृढ़ है, स्थिर है, उसी प्रकार भारतवासी भी क्या है, अपने निश्चय के बहुत ही पक्के होते हैं। ये कभी किसी को हम लोग आगे जाके तंग नहीं करते, लेकिन अगर कोई हमें तंग करने आता है तो हम उसका जवाब भी बहुत अच्छी तरह देना जानते हैं। तो ये थी हमारी आज की कविता। आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ ये आज की कविता जो है यहाँ पर खत्म होती है, आज का पाठ समाप्त होता है। आप सबका धन्यवाद। जुले।